Learno World. Let's learn with animation. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नो वर्ड। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द एनिमी ऑफ क्लास 12th और मैं पर्ल एस बर्ग इस स्टोरी का राइटर हूँ। तो चलिए पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड को देखते हैं। मैं डॉक्टर सदाओ होकी और मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। मेरी परवरिश जापान में ही हुई और मैं जापान का एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। मैं हूँ हाना और मैं डॉक्टर सदाओ की वाइफ हूँ। मैं हूँ टॉम और मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ। मैं हूँ एक जापानीज जनरल और मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है। ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब अमेरिका और जापान दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे। उसी समय डॉक्टर सदाओ को एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। अब देखना ये है कि डॉक्टर सदाओ उसकी मदद करते हैं या उसे आर्मी को सौंप देते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा घर जापानीज बीच पे एक रॉक के ऊपर है। वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पाइन्स के ट्रीज हैं जिन पर मैं कभी नंगे पाँव चढ़ा करता था। मुझे अपने बचपन की बहुत याद आती है। मुझे ये भी याद है जब मेरे पिताजी मुझे आइलैंड पे घुमाने ले जाया करते थे और वो मुझसे ये कहा करते थे कि बेटा, ये आइलैंड ही हमारा यानी जापान का फ्यूचर है। ये आइलैंड ही है जो जापान को आगे ले जाएगा। तब से मैंने इन सब बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया था। मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो ना कभी मेरे साथ खेलते थे और ना ही कभी मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। एजुकेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने मुझे 22 की उम्र में अमेरिका भेज दिया ताकि मैं आगे डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूं। 30 साल की उम्र में मैं जापान वापस आ जाता हूँ और मेरे पिताजी की मृत्यु से पहले ही मैं बहुत बड़ा सर्जन और साइंटिस्ट बन चुका था। उस समय मैं एक ऐसी खोज पर काम कर रहा था जिसमें घाव जल्दी भर जाता है। मुझे छोड़कर बाकी सारे डॉक्टर्स को वॉर में भेज दिया गया, पर मुझे नहीं भेजा गया क्योंकि अगर वॉर में मैं सोल्जर्स की देख रेख करने चला जाता तो यहाँ मैं अपनी खोज जारी नहीं रख पाता और हमारे जापान के जनरल जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें सर्जरी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। इसीलिए मैं जापान में ही रुका रहा। चलिए ये सब छोड़ते हैं। मैं आपको अपने घर के बारे में बता रहा था जो कि आइलैंड पे है और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मेरे घर के चारों ओर एक सुंदर सा गार्डन है और उसके जस्ट सामने एक सुंदर सा समुद्र। कई दिनों से आइलैंड के ऊपर बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं और उस पर ये फॉग कितना ही सुंदर लगता है। मैं रोज शाम को इस आइलैंड के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ और इसे बस देखता ही रहता हूँ और तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो फॉग मेरे घर तक नहीं आ जाते। फिर मैं घर के अंदर जाता हूँ जहाँ मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हाना दरवाजा खोलती है और उसने डार्क ब्लू वुलन हावरी किमोनो के ऊपर पहनी हुई थी। लेकिन तभी वो मेरे पास आती है और अपना हाथ मेरे हाथ में ले लेती है और मुझे बस ध्यान से देखती रहती है। ये पल बहुत ही रोमांटिक हो गया था और ये देखकर मुझे उस पर फिर से प्यार आ रहा था। मैं हाना से पहली बार अमेरिका में मिला और जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो एक प्योर जापानीज है तब तक मैंने उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर कभी भी एक अलग धर्म की लड़की से शादी करने की परमिशन नहीं देते। मैं और हाना पहली बार एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिले थे। मैं हूँ प्रोफेसर हार्ली। मेरा और मेरी वाइफ का नेचर फॉरेन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा था। हम हमेशा उनकी मदद करते थे, इसीलिए शायद बच्चे हमसे मिलने आया करते थे। ऑफ कोर्स हमारी काइंडनेस की वजह से। वैसे तो हम बहुत बोर हो जाया करते थे। हाँ, ये बात सच है, पर बस उनकी नेचर की वजह से सारे बच्चे उनसे मिलने आया करते थे और मुझे वहीं पहली नज़र में हाना से प्यार हो गया था। और फिर क्या, पढ़ाई पूरी करने के बाद डैड की परमिशन से हमारी शादी हो जाती है। ये सब बातें हम कर ही रहे होते हैं तभी मुझे फॉग में एक आदमी दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे चल रहा होता है। उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था और फिर अचानक से वो गायब हो जाता है। आपने देखा? वो कौन है वहाँ पे? हाँ हाँ, मुझे भी कुछ दिखा। ये तो एक इंसान लग रहा है जो कि समुद्र की तरफ से आ रहा है। वो इंसान समुद्र के किनारे पर रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये सब वो बहुत मुश्किल से कर रहा था। इसके बाद अचानक से वो मुंह के बल सैंड में गिर जाता है। इस पर सदा और हाना दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उसके आसपास की रेत सारी खून से लाल हो गई थी।
इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और इसने कितने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। इसका चेहरा तो देखिए, ये एक वाइट मैन है। इसके लंबे पीले बाल और गोरी चमड़ी को देखते हुए ये पता चल रहा है कि ये एक अमेरिकन है और ये हमारे दुश्मन देश से है। देखिए ना, इसकी कितनी कम उम्र है और इसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। रुको, मैं इसकी चोट को ढूंढता हूँ। अरे, इसे तो लोअर बैक पर गोली लगी है। इसे गोली लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसकी चोट किसी पत्थर से टकराई हो, जिसकी वजह से इसकी चोट पूरी काली पड़ गई है। वो सदाओ, उसका कितना खून बह रहा है। यहाँ पर आसपास कोई है भी नहीं, रात हो गई है। सदाओ, अब हम क्या करें? क्या करें हम इस इंसान का? रुको, पहले तो सी मॉस से मैं इसकी ब्लीडिंग रोकता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ ना, ब्लीडिंग रुक गई है। चलो इसे दोबारा से पानी में फेंक देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, क्योंकि हम इसे घर में तो रख नहीं सकते हैं और अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हमें जेल हो सकती है और पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए सही यही रहेगा कि इसे पानी में फेंक दो। तभी वो दोनों उसकी कैप को देखते हैं और वो देखते हैं कि उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि ये एक वॉर प्रिजनर है और जेल से भागते वक्त शायद इसे गोली लग गई होगी। क्या करें हाना, इसे पानी में फेंक दें? ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये काम तुम ही करो अकेले सदाओ। अरे यार, अजीब बात तो ये है कि अगर ये ठीक होता मैं अभी इसको तुरंत पुलिस के पास ले जाता, क्योंकि ये अमेरिकन है और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये हमारे दुश्मन है, पर इसे इतनी चोट लगी है। भी इसे पानी में नहीं फेंक पाओगे, फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि इसे घर ले चलो। इन सर्वेंट्स का हम क्या करेंगे? हम उन्हें सब कुछ सच बता देंगे और बता देंगे कि इसे हम बाद में पुलिस को दे देंगे। ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। चलो ठीक है, अभी हम कुछ नहीं सोच सकते, इसे घर ले चलते हैं। वो अमेरिकन सोल्जर बहुत ही वीक हो गया था और बहुत ही हल्का था, जिसकी वजह से वो उसे आसानी से अपने घर में ले जा पाते हैं और अपने फादर के रूम में, जो कि बहुत ही समय से खाली पड़ा हुआ था, उसमें शिफ्ट कर देते हैं। वो दोनों सर्वेंट्स को सारी बात समझा देते हैं। इस पर वो सर्वेंट्स बहुत ही शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं, मैम ये तो हमारा एनिमी है, हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस थोड़े वक्त की बात है, हम इसे बाद में पुलिस को दे देंगे। डॉक्टर सदाओ को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए और उसे तुरंत पुलिस को दे देना चाहिए। हाँ ना, हमें उस प्रिजनर को साफ करना होगा, वो बहुत ही गंदा हो गया है। मैं आपको उसे छूने नहीं दूंगी, रुकिए मैं यूमी को बुलाती हूँ। 2 मिनट वो बच्चों को छोड़ के उस प्रिजनर को साफ तो कर ही सकती है। यूमी। जी मैम। जल्दी किचन से गर्म पानी और एक टॉवेल ले आओ और मेरे साथ जल्दी से पापा के रूम में चलो। जी मैम। जल्दी से प्रिजनर के शरीर को साफ कर दो। एक दुश्मन के शरीर को? मैं नहीं करने वाली ये। माफ़ करिएगा, पर मैं ये नहीं करूँगी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आती, पर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और वो काम मैं खुद ही करने लगती हूँ। इसके बाद डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। हाँ ना, इसका ऑपरेशन तो मैं कर रहा हूँ, पर तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना होगा क्योंकि दर्द की वजह से ये चिल्ला भी सकता है। मैं कैसे दूंगी इसे एनेस्थीसिया? मैंने ये काम कभी नहीं किया है। ये बहुत ही ईजी है, तुम आराम से कर लोगी, डोंट वरी। जैसे ही डॉक्टर सदाओ घाव से मॉस की कवरिंग हटाने लगते हैं, वैसे ही घाव से बहुत सारा खून निकलने लगता है और खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खून देखकर हाना को उल्टियाँ आने लगती हैं और वो बाहर उल्टियाँ करने लगती है। ओ गॉड, मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी को संभाल भी नहीं सकता और इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं रुक गया तो मेरी एक गलती की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। मैं आ गई। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुम ठीक हो हाना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसे दर्द हो रहा है। अच्छा, कहाँ है एनेस्थीसिया, मुझे बताओ। हाँ, तुम कर लोगी, ये बहुत आसान है, आओ। ओ यस, मुझे गोली मिल गई। ये इसकी किडनी के बहुत पास से होकर निकली है, पर उससे किडनी पर कोई असर नहीं पड़ा है। किडनी बिल्कुल ठीक है। फाइनली हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे डरिए मत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। ये लीजिए, आप खाना खाइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं उस अमेरिकन को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि वो एक अमेरिकन था और अपने दुश्मन की हम मदद कर रहे थे, पर फिर भी मैं उसके सारे काम करती हूँ। आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? मैं कई साल अमेरिका रहकर आई हूँ, इसलिए। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम?
माय नेम इज टॉम। ओके। इस तरीके से 3 दिन बीत जाता है और टाइम टू टाइम मैं रोज उसका चेकअप करने जाता था। खाना उसे हाना ही सर्व करती थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहता है, डॉक्टर। हाँ बोलो। क्या मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आप मुझे वापस से पुलिस को दे दोगे? सॉरी बट इस बात का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। सदाओ और उसके पिताजी को मैं उसके पिताजी के समय से जानता हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे, पर कुछ भी कहो, मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम काम छोड़ के चले जाएंगे। तुमने सही कहा, ये हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है और ये गलत है। आओ सदाओ, सुनो मेरी बात। क्या हुआ हाना? तुम्हें पता है सारे सर्वेंट क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर हम इसी तरह इस अमेरिकन की मदद करते रहे तो वो सारे सर्वेंट काम छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम अपने दुश्मन का साथ दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अमेरिका में बहुत साल रहे हैं, इसलिए हमारे दिल में अमेरिकन के लिए एक अलग जगह है और सॉफ्ट कॉर्नर है। छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं। ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि टॉम को घर में रखना एक बहुत ही रिस्की काम है, पर मुझे नहीं पता कि इसके साथ आगे क्या करना है। अरे वाह, तुम्हारा घाव तो बहुत भर गया है। ये आखिरी स्टिच है जिसे मैं निकाल रहा हूँ और इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस कुछ दिनों की बात और है। अब वो ठीक हो रहा है और अब मुझे पुलिस को लेटर लिखकर उसके बारे में बता देना चाहिए, पर मेरी अंतरात्मा ये मुझे करने नहीं देती। ऑपरेशन के 7th डे टॉम बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस दिन हमारे साथ 2 बड़ी चीजें होती हैं। पहली, सारे सर्वेंट काम छोड़कर चले जाते हैं। अपने अपने पैसे लेकर वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं और यूमी हाना से कहती है, मेम साहब, मुझे बच्चों की बहुत याद आएगी। अगर बच्चे मुझे याद करें तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। आपको मेरा घर कहाँ है ये पता है। थैंक यू यूमी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे बच्चे चाहे जितना रोएं, पर मैं उन्हें कभी यूमी के पास नहीं भेजूंगी। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो हाना, अब घर के सारे काम हम दोनों को मिलके करने हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये होती है, दरवाजे पर एक दस्तक आती है। कौन है? मैं एक आर्मी मैन हूँ। दाओ, गेट पे कोई आर्मी मैन आया है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। डॉक्टर सदाओ, जनरल को अभी अभी हार्ट अटैक आया है, आपको जल्दी चलना होगा। ओह अच्छा, आप बस इसीलिए आए हैं? जनरल की इतनी तबीयत खराब है और आपके लिए छोटी सी बात है। नो नो, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बाद मैं जाता हूँ और जनरल का ट्रीटमेंट कर देता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं और फिर मैं उस प्रिजनर के बारे में उन्हें सारी बातें बता देता हूँ। कोई बात नहीं सदाओ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम एक डॉक्टर हो और अगर कोई मर रहा है तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी मदद करो, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये काम करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और तुम डरो मत। मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं रात को कुछ लोगों को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा जो कि उसे मार देंगे और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। जी सर, यही सबसे ठीक रहेगा। बस तुम्हें एक काम करना है कि उस एनिमी को घर के बाहर वाले कमरे में सुला देना और बाकी सब काम हो जाएगा। ठीक है सर। ये सब सुन के उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। इन सब के बारे में मैंने हाना को कुछ भी नहीं बताया। उसे मैं बाहर वाले कमरे में सुला देता हूँ और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। इससे मुझे पता चल जाता है कि शायद वो लोग आ गए हैं, पर जब मैं सुबह उठकर देखता हूँ तो वो वहीं बेड पर सोता रहता है और उसे कुछ नहीं हुआ था। ये सेम थिंग लगातार 3 दिनों तक चलती रहती है। वो आवाज़ें तो बस विंडो के खुलने की वजह से आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा टेंशन अपने दिमाग पे नहीं ले सकता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे उसे वापस भेज देना चाहिए और मैं यही करूँगा। सुनो टॉम, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तो ये समय आ गया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। घर के सामने एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है। पर मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा कैसे? शाम को मैं तुम्हारे लिए एक बोट का इंतजाम करा दूंगा जिसमें खाना पीना सब कुछ होगा।
जब तुम उस आइलैंड पे सेफली पहुंच जाओगे तो एक बार फ्लैशलाइट को जलाना, और अगर तुम्हें खाने पीने किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम उस फ्लैशलाइट को 2 बार जलाना। याद रहे, ये काम तुम्हें केवल शाम के समय ही करना है, अगर दिन में करोगे तो पकड़े जाओगे। उस आइलैंड के आसपास बहुत सारी कोरियन फिशिंग बोट्स जाती रहती हैं, जिस पर तुम बैठ के आराम से यहाँ से निकल सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं, ये लो कुछ जापानीज कपड़े और अब तुम जाओ। इस तरह से मैं उसे बचा लेता हूँ और जनरल मुझे दोबारा से बुलाते हैं। सर, आपने किसी को भेजा नहीं, और वो भाग गया। अरे डॉक्टर सदाओ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी इंसान को तुम्हारे पास भेज नहीं पाया और वो भाग गया। कोई बात नहीं सर। इसके बाद सभी सर्वेंट वापस आ जाते हैं और शाम के समय मैं बालकनी में देखता रहता हूँ कि कहीं वो प्रिजनर फ्लैशलाइट तो नहीं जला रहा है, पर कोई फ्लैशलाइट नहीं जली। इसका मतलब वो जा चुका था। मैं बालकनी में बैठकर ये सोचता रहता हूँ कि ना जाने क्यों मैंने उसकी मदद की, जो कि वो मेरा दुश्मन था, मेरा नहीं, मेरी कंट्री का दुश्मन था। पर फिर भी ना जाने क्यों मैंने उसकी मदद की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। इफ़ यू लाइक दिस explanation then please tell us in the comment section how was the video, and please do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in